हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का आखिरी लेक्चर करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी का आखिरी लेक्चर, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13 का आखिरी लेक्चर। क्योंकि इसमें हम लास्ट के इस बुक के जो भी फॉर्मली जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके कहाँ तक 19 तक वो करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ेदार होगा आज का लेक्चर। यहाँ पर देखो क्या है, पहले सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला है बैग 1 कंसिस्ट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, दो बैग है, बैग 1 बैग 2, उनका कॉम्पोजिशन दे दिया। उसके बाद क्या बोला है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। अच्छा ठीक है, बैग 1 से एक बॉल निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, वो बताया नहीं क्या ट्रांसफर किया। अच्छा, फिर बैग 2 से एक बॉल निकाली हमने, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड कलर, रेड इन कलर। तो जो बैग 2 से जो बॉल निकाली ना वो रेड कलर की है। फिर यहाँ पर बोला कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अच्छा, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ट्रांसफर की ना बैग 1 से बैग 2 में बॉल, वो क्या है, वो ब्लैक कलर की है। तो देखो इसको समझते थोड़ा सा है ना, इसको मैं बैकग्राउंड तैयार करता हूँ। देखो समझो कि यहाँ पर ना, यहाँ पर है बैग 1, इसमें क्या 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 बॉल्स है, 3 रेड 4 ब्लैक है, 3 तो रेड कलर की और 4 ब्लैक कलर की है। ठीक है, इसमें से हमने एक बॉल ट्रांसफर कर दी किसमें, बैग 2 के अंदर। अच्छा, इसमें क्या क्या है, पहले से कंपोजिशन क्या है, 4 रेड कलर और 5 ब्लैक है ना। तो 4 रेड प्लस 5 ब्लैक, ऐसा है इसका पहले से कॉम्पोजिशन। ये एक बॉल इसमें से ट्रांसफर इसमें कर दी, उसके बाद में इस बैग 2 से हमने एक बॉल क्या करी, ड्रॉ की यहाँ से ना, वन बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, और ये जो बॉल ड्रॉ की है ये किस कलर की आई है, ये रेड कलर की आई है। तो हमें ये बताना है, उल्टा वापस इधर आ गए, ऐसे करते करते फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर में जाके हमें पास्ट का क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई जो बैग 1 से जो बॉल ट्रांसफर की थी ना, वो बॉल थी ब्लैक। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें बताना है। तो ऐसे फ्यूचर में जाके जब भी पास्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ना, तब आप समझ जाया करो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये बेस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या लगेगी, बेस थ्योरम लगेगी। और बेस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले ए, फिर ई, फिर पी और बी। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर एरो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से समझना पड़ेगा एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये इस टाइप का, थोड़ा सा हम ना थोड़ा सा अपडेट करके बना देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर ना आपको ना समझना पड़ेगा यार, हम एरो डायग्राम बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बैग 1 से बनाएंगे क्या, इतना तो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये, कि बैग 1 से ये वाली बॉल कलर की है ना, उस कलर की ट्रांसफर किया उस कलर की, ऐसा नहीं है। देखो बॉल किससे निकाल रहे हैं, बैग 2 से बॉल निकाल रहे हैं, फाइनल बॉल, है ना। तो और उससे पहले बैग 2 का कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है। इधर से एक बॉल इधर जाएगी ना बैग 2 में, उसकी वजह से वो रेड कलर की बॉल भी डल सकती है, या फिर ब्लैक कलर की बॉल भी बैग 2 में आके डल सकती है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये बॉल निकाली। तो हम स्टार्ट करेंगे बैग 2 से। समझो, देखो मैं कैसे एरो डायग्राम बनाऊंगा, एरो डायग्राम सीख लोगे ना तो फिर ये तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि यहाँ पर है बैग 2 जिसमें 4 रेड एंड 5 ब्लैक है। यहाँ पे क्या है, 4 रेड प्लस 5 ब्लैक। ठीक है, टोटल 9 बॉल्स है पहले से और ऐसे है। अच्छा, अब देखो, अब इसमें बैग 2 में 2 चेंजेस हो जाएंगे, है ना, 2 चेंजेस हो जाएंगे। पहला चेंज तो ये हो सकता है कि जो बैग 1 से इसमें हमने जो बॉल डाली है, ट्रांसफर्ड बॉल जो है ना, वो किस कलर की है, रेड कलर की है ना। ऐसे मान लेते हैं कि द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। पहला तो हमने ये मान लिया, जो देखो ट्रांसफर करने का मतलब वही है बैग 1 से बैग 2 में, और कोई ट्रांसफर तो हो नहीं रहा यहाँ पर। फिर दूसरा वाला केस ये भी बन सकता है कि जो ट्रांसफर्ड बॉल है वो क्या हो, वो ब्लैक कलर की हो, मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, है ना। एक शानदार तरीके से ना यहाँ पर भी वो चीज़ लिख लो कि भाई यार, अगर बैग 1 से हम एक बॉल इधर की तरफ डाल रहे हैं और अगर वो रेड कलर की है, तो रेड कलर की बॉल ट्रांसफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एकदम आंखें खोल के बॉल को देख के इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा समझो पूरा अंधेरा है, बैग 1 में हमने हाथ डाला, एक बॉल निकाली और बैग 2 में डाल दिया। तो अब ये ट्रांसफर की हुई बॉल हमें पता नहीं कौन सी कलर की डल गई। तो अगर रेड कलर की डली होगी तो देखो रेड कलर इसमें है कितना, है ना, रेड कलर की ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रेड कलर की बॉल कितनी है इसके अंदर, बैग 1 में 3 है, टोटल कितनी है 7, 3 + 4 7 है। तो बैग 1 से बैग 2 में रेड कलर की बॉल ट्रांसफर हुई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। बैग 1 में देख लो क्या कॉम्पोजिशन है, 3, यहाँ पे आ जाएगा 3/7। ठीक है। अच्छा, बैग 1 से बैग 2 में
अगर हम ब्लैक बॉल ट्रांसफर करेंगे तो बैग 1 में कितनी बॉल्स है, ब्लैक 4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/7। ठीक है, बड़े शानदार तरीके से हमें यहाँ पे ऐसा लिख लेना है, इस चीज़ को यहीं पे समझना ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा ठीक है, बैग 2 में ऐसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, बैग 2 से हम स्टार्ट कर रहे थे। अब देखो बैग 2 का कॉम्पोजिशन थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में ये अपना वही है बैग 2, दिस इज़ बैग 2, और इस कंडीशन के बाद में भी हम क्या लिखेंगे, बैग 2 लिखेंगे। पहले बैग 2 में क्या था, 4 रेड 5 ब्लैक था, हमने एक रेड कलर की बॉल इसमें ट्रांसफ़र कर दी, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, है ना, रेड कलर की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर आते हैं, अगर ट्रांसफर्ड बॉल क्या है, इज़ ब्लैक, ये ब्लैक कलर की है ना, तो अब क्या होगा, वो उधर से ब्लैक निकाल के इसमें डाल दिया हमने, तो अब 6 ब्लैक हो जाएगी, पहले 5 ब्लैक थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 रेड प्लस 6 ब्लैक, ये हो गया। ठीक है, और अब हम ना अब बॉल निकालेंगे, अब इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, एक बॉल निकालनी है, यहाँ से हम एक बॉल निकालेंगे, तो 2 केस बन जाएंगे। वो जो निकाली हुई बॉल है वो रेड कलर की भी हो सकती है और ब्लैक कलर की भी हो सकती है। ब्लैक कलर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन उस पर पूछा ही नहीं है ना, मतलब क्वेश्चन का समझ रहे हो ना, कौन सा, बैग 2 से बॉल निकालना, ये ला, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, यहाँ से जो बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर की निकली है। तो प्रोबेबिलिटी किस बात की बताने की, जो ट्रांसफर्ड बॉल है ना वो ब्लैक है, ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछेगी, जो ट्रांसफर्ड बॉल है ना वो ब्लैक कलर की है, इधर ब्लैक का जिक्र नहीं है, यहाँ तो बैग 2 से जो बॉल निकाल रहे ना वो रेड कलर की निकली, तो यहाँ पे हमें रेड पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ब्लैक है, मैं लिख सकता हूँ लेकिन नहीं लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप प्रोबेबिलिटी बता ही दो यार, बैग 2 से इस वाले रास्ते से, इसमें 5 रेड और 5 ब्लैक हो गई, यहाँ से रेड कलर की बॉल निकले, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो ये रेड कलर की क्या है 5 और टोटल 10, तो ये जाएगा 5/10। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, काटने की जरूरत नहीं, ऐसे रहने दो। यहाँ आते हैं, बैग 2 में कितनी बॉल्स है, 4 रेड और 6 ब्लैक, तो टोटल कितनी होगी 10। रेड कलर की बॉल यहाँ से निकले अब बैग 2 से, तो क्या हो जाएगा 4/10। ठीक है, ये रेड कलर का निकलने का ये हो गया। देखो ये एरो डायग्राम बन गया, बहुत फर्स्ट क्लास, इससे और ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे बैग 1 से चालू करने की जरूरत नहीं है। बैग 2 का केस लो, या तो उसमें रेड ट्रांसफर हुई होगी या फिर उसमें ब्लैक ट्रांसफर हुई होगी, तो रेड होगी तो फिर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, ब्लैक हुई तो भी चेंज हो जाएगा, उसके बाद में रेड फाइनली हम निकाल लेंगे। देखो अब बेस थ्योरम में ये पहला एरो डायग्राम हमने बना लिया, फिर अगली चीज़ क्या है, ई फॉर वो इवेंट्स, है ना। तो अब हम इवेंट्स अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे ना, छोटे छोटे इवेंट्स। देखो हमेशा जब भी आप एरो डायग्राम बनाते हो तो ये जो पहला लेवल का जो है ना ये काम, इसको तो इवेंट मानना ही मानना है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, इसको मैं E1 बोल दूंगा, इवेंट 1 E1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। ठीक है, और इसको भी मैं बोल दूंगा E2, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होगी। अच्छा, इसको इन दोनों को मान लिया हमने। अच्छा, इधर की तरफ लेवल 2 में जो रेड कलर की बॉल निकल रही है बैग 2 से आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है, उस रेड कलर की बॉल निकलने को हम एक नया इवेंट बोल देंगे, उसको मैं बोल देता हूँ ए इवेंट। ठीक है, तो ए इवेंट में क्या हो जाएगा कि ड्रॉइंग ए रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग 2। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर भी लिख सकते हो बोले, लेकिन बस ठीक है, इतना ही सही लग रहा है। इसके बाद में ई होगी ना। अब आते हैं पी पर, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है, किस की, इसकी इन तीनों की प्रोबेबिलिटी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये कितना होगा, फिर निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। देखो भाई E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये यहाँ पे दे रखा है 3/7। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। E2 मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 4/7। ये स्टार्टिंग में रेड कलर की ट्रांसफर हुई या ब्लैक कलर की ट्रांसफर हुई, ये किस पे डिपेंड करता है, बैग 1 का क्या कॉम्पोजिशन था, क्योंकि ट्रांसफर जो बॉल कर रहे हैं ना वो हम बैग 1 से बैग 2 में कर रहे हैं। तो 3/7 रेड कलर की और 4/7 ब्लैक कलर की, तो यहाँ पे E2 मतलब ब्लैक कलर वाला इवेंट 4/7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं। एक्चुअली यार इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही ना, ड्रॉइंग ए रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग 2, ये रहा, हम बैग 2 से रेड कलर की बॉल निकाल, लेकिन इसमें ना प्रोबेबिलिटी में थोड़ा चेंज हो रहा है कि अगर मैं इस प्रकार जैसे ये E1 इवेंट हो गया ना, ये इवेंट कौन सा हो चुका है यहाँ पर E1, और ये कौन सा इवेंट हो चुका है E2। अगर E1 के बाद हम इस A इवेंट को परफॉर्म करवा रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10।
अगर हम E2 के बाद में ये रेड कलर मतलब ये ए वाला इवेंट ये परफॉर्म करवा रहे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी। ठीक है, तो इस ए इवेंट की ए मतलब रेड कलर आना, इसकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि पहले क्या हो चुका है, E1 हो चुका है या E2। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे दोनों को लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। E1 मतलब ये ऊपर वाला रास्ता, ऊपर वाले रास्ते से क्या है भाई, ये है 5/10, यहाँ पे क्या देगा 5/10 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो E2 वाला कौन सा है, E2 वाला नीचे वाला रास्ता, इस केस में रेड कलर आना, ये अपना इवेंट ए हो गया 4/10। ये कितना हो गया 4/10। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने P4 प्रोबेबिलिटीज़ भी लिख ली। अब बी मतलब क्या, बेस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा बेस थ्योरम लग जाएगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी ना उसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब गिवन क्या है कि जो हमने बॉल ड्रॉ की ना बैग 2 से वो रेड कलर की निकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ATQ बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, है ना, लैंग्वेज में लिख देता हूँ कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है कि ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक कब, जब गिवन है, गिवन क्या है, गिवन दैट रेड कलर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है दोस्तों, ऐसा है, ये क्वेश्चन में ये पूछा है। यहाँ पे जो गिवन दैट है उसकी जगह डंडा खिंच जाएगा, ऐसे डंडा लग जाएगा। ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ये कौन सा इवेंट है, ये है E2। क्या है ये E2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा E2 आ जाएगा। गिवन दैट की जगह ऐसे हम वो लाइन बना देंगे। और फिर क्या बोला है, रेड कलर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो रेड कलर बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 ये क्या है, कौन सा इवेंट है, ए इवेंट हो गया, तो इसकी जगह ए आ जाएगा। तो एक टाइप से ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, P ऑफ E2 फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ये ए ऑलरेडी हो चुका है, तो इस टाइप से होगा। इस पर है ना P ऑफ E2/A, इस पर हम लगाएंगे बेस थ्योरम। तो इसको मैं अगले पेज में लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा P ऑफ E2/A। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर ही ऊपर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का, तो फॉर्मूले में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आएगा P/E2 × P/A/E2 आ जाएगा इधर की तरफ, और नीचे की तरफ दोनों E1 E2 दोनों का चीज़ों का समेशन आ जाएगा। मतलब यही चीज़ लिखूंगा लेकिन A/E1 और A/E2 के साथ में, तो यहाँ जाएगा P/E1 + P/A/E1 + P/E2 फिर × P/A/E2। अब देखो दोस्तों ना, ये फॉर्मूला मैंने तो लिख तो दिया, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली ये याद नहीं होता ना ये फॉर्मूला, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना थोड़ा स्मार्टली हम काम कर लेते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ जब भी बेस थ्योरम लगाता हूँ ना, वो तो चलो पिछले वाले पेज पे था इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया एक साथ, लेकिन वो फॉर्मूला ऐसे काम करता है। देखो इस बार ये E2 वाला पूछ लिया ना, E2 वाला, ये E2, इसका मतलब देखो E2 वाला कौन से, ये 4 देखो आप, तो आपके दिमाग में जो फाइनली हमने प्रोबेबिलिटीज लिखी ना, इन्हीं से आंसर निकलेगा। ठीक है, अब देखो E2 वाला है यहाँ पर, तो E2 वाले में जो E2 और ये E2 वाली चीज़ है ना, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जिसके अंदर E2 है किसी न किसी तरीके से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऊपर रखते हैं, और नीचे की तरफ टोटल मतलब इनका भी प्रोडक्ट प्लस इनका भी प्रोडक्ट, ऐसे। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो E2 और A/E2 इनका प्रोडक्ट आपको ऊपर मिलेगा, E2 और A/E2। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे को वो फॉर्मूला याद नहीं था, बस मेरे दिमाग में ये था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप तो भले डेटा भी लिख सकते थे। E2 वाला क्या है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर तो है 4/7, यहाँ पर क्या है 4/10, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 4/7 × 4/10। नीचे की तरफ क्या आएगा, E1 वाला भी आएगा और E2 वाला भी आएगा। E1 वाला कौन सा है, 3/7 को 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/7 × 5/10, फिर प्लस अब ये E2 वाला, ये देखो ये जो है ना E2 वाला, ये सेम टू सेम ऊपर ही है, तो ऊपर वाला यहाँ पर भी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये लिख दूंगा मैं 4/7 × 4/10, ऐसा हो गया। अब बस इसको सोल्व करना है, कैलकुलेशन अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हो चुका खत्म। क्वेश्चन तो ऐसे समझ लो, जब हमने ये डायग्राम बनाया था ना तभी खत्म हो गया था। अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ के ये डायग्राम बना सकते हो तो समझ लो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, फिर आगे तो बहुत सिंपल है। इन्हीं को देख के तो मैंने इवेंट बोला, और इन्हीं को देख के मैंने प्रोबेबिलिटीज तैयार की है ना, और इन्हीं को देख के मैंने बेस थ्योरम का वो फॉर्मूला लगाया है। तो डायग्राम इज बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा इसको सोल्व करते हैं। देखो यार यहाँ पर आप थोड़ा नोटिस करोगे ना, तो नीचे की तरफ देखो 7 और 10 है, इसमें भी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 7 10 इन सब में है।
तो थोड़ा बहुत यहाँ पे काटापीटी कर लेते हैं। 7 10 ये नीचे से कॉमन आके ऊपर वाले से कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 4 × 4 मतलब 16, नीचे 3 × 5 मतलब 15 और 4 × 4 मतलब 16। फिर कितना हो गया, ऊपर 16 और नीचे 15 + 16 31 हो गया। खटाक से आंसर आ गया। देखो ये तो है ना, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लग जाता है, लेकिन बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जब से मैंने ना इस तरीके से करने लगा हूँ AEPB को, बेस थ्योरम के क्वेश्चन मतलब डायग्राम ही खत्म हो जाते हैं। हुआ क्या आखिरकार, देखो हुआ क्या, ये 4/7 4/10, ये देखो ये 4/7 4/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई, फिर ये दोनों आगे मल्टीप्लिकेशन में प्लस ये दोनों आगे, बस इतना ही हुआ है। हम डायग्राम से भी कर सकते थे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो। खैर ये थोड़ा सब्जेक्टिव था तो इसको थोड़ा सजा दजा के ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देन A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A, B इक्वल टू 5, A इक्वल टू 5, ये हमें बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखो क्या, ये यहीं से चालू करूँगा, बाकी और तो कोई खास चीज़ है नहीं यहाँ पर। A और B 2 इवेंट है, कोई खास बात नहीं है। P A इज नॉट इक्वल टू 0, कोई खास बात नहीं, बस ये है यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इक्वल टू 1, मतलब क्या A हो चुका है तो B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। पक्का होगा ही होगा इसका मतलब। अच्छा इसको थोड़ा और हम टेक्निकल होकर सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे इस डंडे के बाद में क्या A है ना, तो नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन, मतलब B इंटरसेक्शन A इक्वल टू 1 है। अच्छा यहाँ से देखो एक काम करते हैं, इस PA को, चूँकि उधर की तरफ 1 है तो इस PA को मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा ना, उधर की तरफ, तो क्या बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा P B इंटरसेक्शन A है ना, इक्वल टू कितना, उधर की तरफ PA बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा इधर से कर देता हूँ। अब देखो यार हम है ना यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया वैसे तो, ये A B किसका सबसेट है क्या है, तो उसको पता करने के लिए हम थोड़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, है ना। जैसे कैसे, आप है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, इसका भी और इसका भी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, क्या होता है भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर आ जाएंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, सैंपल स्पेस में कितने होते हैं, NS, है ना। वो बोलते हैं ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वैसे मैंने कर दिया। इक्वल टू PA क्या हो जाएगा, P हो जाएगा NA/NS। ठीक है, NS से NS कट गया, क्या बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि A में जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B में भी है ना। तो इसको अगर मैं एक डायग्राम से, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो अपने दिमाग में 2 डायग्राम आ सकते हैं। एक डायग्राम तो ये कि B सेट के अंदर होगा क्या, A वाला सेट, या फिर दूसरा डायग्राम इसका उल्टा कि A सेट बन जाए बाहर और B बन जाए अंदर। जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप दोनों डायग्राम बना के देख लो, अगर कन्फ्यूजन होता तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम बनेगा, मतलब जो सेट A है ना वो अंदर की तरफ बनेगा और B सेट बाहर की तरफ बनेगा, है ना। आप जस्टिफाई कर सकते हो, ऐसे वेरीफाई कर सकते हो, डायग्राम को देखो, इक्वेशन को देखो, एकदम सेट कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर B के अंदर मैंने A को डाला है, मतलब एक टाइप से जो A है वो सबसेट है किसका, B का, B इसका सुपरसेट हो गया। खैर अगर A B का सबसेट है, मतलब A अंदर और B बाहर है, तो अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करूँ, कॉमन इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, तो इस A और इस B का कॉमन क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा, है ना। इसका कॉमन क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। तो इससे आप सब साफ साफ बोल सकते हो कि A इंटरसेक्शन B, मतलब A और B का कॉमन क्या है, A। और जब कभी भी ऐसा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है, तो समझ जाना A जो है ना, A वो छोटा वाला हो गया, A B के अंदर फिट हो रहा है। ठीक है, A B के अंदर फिट हो रहा है, तो A क्या हो जाएगा, A B के अंदर फिट हो रहा है, इसका मतलब A क्या है, B का ही सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैसे भी देख लो। दूसरा डायग्राम बना के देखोगे, मतलब A बाहर और B अंदर, तो अब इसका कॉमन क्या हो जाएगा, इसका कॉमन तो ये B हो जाएगा। तो B तो यहाँ पर है ही नहीं ना यार, है ना, B तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये वाला डायग्राम नहीं चल पाएगा, बस यही बनेगा। तो A क्या हो जाएगा, A इज इंटरसेक्शन ऑफ B, कौन सा, ऑप्शन A बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, मतलब A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुका हो इज ग्रेटर देन PA, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस इधर उधर करना चीज़ों को। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऑप्शन में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे RHS में PA है ना, वैसे यहाँ पर PB 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 है ना।
इसका मतलब यहाँ से जो पी बी निकलेगा ना उसको फ्री करके आर एस एस में भेजना पड़ेगा, सबसे बड़ा हिंट। तो देखो ये क्या है, पी ए बाई बी, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा, फिर यहाँ पर पी ए। अच्छा पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर की तरफ इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे की तरफ देखो इस डंडे के बाद में क्या बी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पी बी ग्रेटर देन, इधर क्या है पी ए। यहाँ पे सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप आराम से इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे ना तो पी बी है ना, पी ए नहीं है, पी ए बस उसमें है तो वो तो एडजस्ट कर ही लेंगे। देखो इस पी बी को उधर भेजो, अभी उसको चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन बी को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, इस पी बी को उधर भेजो, अभी पी ए को उधर रखो ताकि हम बी ऑप्शन चेक कर लें। यहाँ पे ग्रेटर देन पी बी उधर चला गया तो पी ए इंटू पी बी ऐसा बन गया। देखो ये ऑप्शन बी जैसा है, लेकिन यहाँ पे लेस देन है ऑप्शन बी में, और यहाँ पर एक्चुअल में क्या आ रहा है ग्रेटर देन, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब देखो अब हम बाकी ऑप्शन ए सी डी चेक करते हुए चलते हैं। तो देखो इन सब में बी पी बी है आर एच एस में, पी ए नहीं है, तो अब मैं इस पी ए को इधर भेज दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ए इसके नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे ग्रेटर देन का ग्रेटर देन और यहाँ पे पी बी। देखो ये इस डिनोमिनेटर में क्या आ गया, पी ए आ गया, तो इसको मैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, उसको मैंने इस डंडे के बाद में बी था तो नीचे की तरफ बी आ गया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ए है तो उस डंडे के बाद में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा ऊपर की तरफ तो इंटरसेक्शन है ही, और यहाँ पे डंडे के बाद में क्या आ जाएगा ए। अच्छा इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब डंडे के पहले क्या आ जाएगा बी आ जाएगा ग्रेटर देन पी बी, ऐसा हो गया। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, पी बी बाई ए ग्रेटर देन पी बी, पी बी बाई ए ग्रेटर देन पी बी है ना, ये सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ए में तो वो लेस देन है, यहाँ पर बराबर तो वैसे नहीं होगा यार ना, ये नहीं होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों फाइनली ये है अपनी बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इसमें क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी इक्वल टू पी ए, देन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन की मतलब खासियत देखो क्या है, ऑप्शन ए और सी में दे रखा है बी बाई ए बी बाई ए, ऑप्शन बी और डी में दे रखा है ए बाई बी है ना, और यहाँ पे 1 0 ये सब दे रखा है। तो देखो एक एक को चेक कर लेंगे हम। यहाँ पर इसको देखो थोड़ा ध्यान से, और इसको मैं दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। देखो ये क्या है पी ए, फिर ये है पी बी माइनस ये क्या है पी ए एंड बी, तो ए और अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एंड का क्या बन जाता है इंटरसेक्शन, बी इक्वल टू उधर क्या है पी ए। ध्यान से देखोगे तो ये एक फॉर्मूला है ना, ये 11th क्लास में आ गया था, यहाँ पर भी कई कई जगह हमने इसको यूज में लिया है। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला इक्वल टू पी ए, ये बन गया। और जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 में किया था ना, वहाँ पर क्या आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था, वो पी ए बन गया था है ना, ऐसा कुछ था। यहाँ पर ए यूनियन बी है, तो देखो इसमें भी हम वैसे ही कुछ करेंगे। क्या, यहाँ पर पहले इसको ना जो इसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उसमें इसको तोड़ो, मतलब ऐसे जैसे ये मैं इसकी बात करूँ, पी ए क्या होता है भाई, ए के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे 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 इसका भी आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल। तो ये इससे कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, ये बचा, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये बचा है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए है ना, ऐसा है। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन होता तो फिर वो ए जो है वो मतलब बी का क्या हो जाता है, वो सबसेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको केयरफुली समझना पड़ेगा। यहाँ पर है यूनियन, यूनियन मतलब ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी है ना, कुल मिला के ए या बी ऐसा होता है ना, आइदर ए आइदर बी, आइदर ए आइदर और बी, या फिर दोनों है ना, या फिर बोथ। तो उस केस में देखो ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर आ गया वापस। इसका मतलब ए यहाँ पे थोड़ा बलवान है ना। या फिर आप थोड़ा डायग्राम बना के देख लो, देखो 2 सिचुएशन बन सकती है। जब भी ये ए और बी इंटरसेक्शन ए और बी का या यूनियन ए और बी का वापस ए या बी के ही बराबर आ जाए, तब आपके दिमाग में दो दिमाग क्या, एक दिमाग ही होता है, लेकिन 2 आइडियाज़ आने चाहिए। ठीक है, 2 आइडियाज़ आने चाहिए। कौन कौन से, या तो जो ए है उसके अंदर बी होगा, या फिर बी उसके अंदर ए होगा, यही बनेंगे, और कुछ केस बन नहीं सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ। अगर ए बाहर है और बी अंदर है, यूनियन मतलब सब कुछ, ए और बी सबका है ना। तो देखो ये यूनियन मैंने मार्क किया, तो मैंने ए यूनियन बी ऐसे मार्क किया ना, तो यहाँ पर देखो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वापस अगेन ए ही बन गया। तो इस केस में क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ गया। अगर मैं यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करूँगा तो बी बाहर है ए अंदर है,
यूनियन में सब कुछ आ जाता है, तो ए और बी सबका आ जाएगा, कुल मिला के वापस वो बी वाला ही आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर बी, है ना। तो इस बार क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स के बराबर है, तो ये वाला चलेगा इस बार, ये वाला नहीं चलेगा, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, खारिज कर देंगे, ठीक है। नहीं आप ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी समझ सकते हो, ऐसे दिमाग ऐसे देखते कई बार आ जाता है बच्चों के दिमाग में, कर लेते हैं वो, है ना। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या है, ये तो क्वेश्चन में ही था, इसका मतलब ये हुआ कि ए के अंदर क्या होगा, बी होगा, कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ए के अंदर क्या होगा, बी होगा। अगर मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन में तब्दील करूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, इनका जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर ये केस अपना बन गया। अब इसमें इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए बाहर है बी अंदर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये बी वाला आ जाएगा कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी, है ना। ध्यान से देखो दोस्तों, ए यूनियन बी ए होगा तो ए इंटरसेक्शन बी बी हो जाएगा, बस बात की यहाँ पर टाइम की बात है, यहाँ पर ये यूनियन मतलब सब कुछ ले लेता है और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बात लेता है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, बी आ गया। अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे, अब ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला और तीसरा ना, ए और सी ऑप्शन में पी ऑफ बी बाई ए की बात की गई है, तो मैं इनको चेक करने के लिए, है ना, ए या सी ऑप्शन, इनको चेक करने के लिए मैं लिख लेता हूँ इनका LHS, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ऊपर की तरफ इन दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कितना है, बी है, तो ऊपर आ जाएगा पी बी और नीचे की तरफ पी है, ये आ जाएगा। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, और कुछ रिलेशन नहीं है, बस इतना ही है, ये बी इंटरसेक्शन ए की जगह मैंने ये डाल दिया, बस इतना ही है, ये नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा, तो बस पी बी बाई पी ही बना रहेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, है ना। पी बी बाई पी है नहीं, यहाँ पे 1 और 0 तो कैसे बोल सकते हैं, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। चलो फिर बी और डी ऑप्शन चेक करते हैं, इनमें ए बाई बी है, क्या है, ए बाई बी, तो मैं यहाँ पे बी एंड डी ऑप्शन चेक करूँगा, इसमें पी ए बाई बी, इसका क्या हो जाएगा, देखो नीचे इस डंडे के बाद में क्या बी है ना, तो इधर आ जाएगा पी बी, और ऊपर की तरफ इनका इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, टोटल बी है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा पी बी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने बी डाल दिया, पी बी, तो यहाँ पे क्या, अच्छा इधर पी बी है, पी बी से पी बी कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बी और डी ऑप्शन जो हमने चेक किया था, इन दोनों के अंदर पी ए बाई बी था, उसकी वैल्यू 1 आ गई, तो पी ए बाई बी की वैल्यू कौन सा हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। इसको हमने ऐसे कैसे किया है, इसके अंदर आप समझ सकते हो कि देखो बहुत आसान है यार, ये जो फॉर्मूला है ये यूनियन का हो गया तो यूनियन से हमने वो प्रोबेबिलिटी में चले गए, और NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स में चले गए, कुल मिला के ये आया कि ए यूनियन बी ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है ना, यहीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट को यहीं पे डाउट होता है। तो इस केस में आप ना डायग्राम बना सकते हो, एकदम एक्सट्रीम होता है, या तो बी ए के अंदर होगा या फिर ए बी के अंदर होगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता, बस ये केस बनता है। तो हमने दोनों ही बना के देख लिया कि भाई हाँ, अच्छा इसमें डायग्राम बना के फिर चेक कर लिया कि ए यूनियन बी ए के बराबर है, अच्छा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो अब हमें तो ए के बराबर चाहिए ए यूनियन बी, इसका मतलब ये खारिज हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका मतलब बी ए के अंदर हो जाएगा, मतलब बी ए का सबसेट हो जाएगा, बी ए का सबसेट हो जाएगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन बी ही हो जाएगा, यहाँ पर डायग्राम से देख लिया वो भी मैंने, है ना। तो उसके बाद में फिर बाकी तो फॉर्मूलाज है। तो ये हो गया अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्लास 12 मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी एंड। अच्छा ये इस लेक्चर में आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि अगर कोई बच्चा ये लेक्चर देख रहा है ना, यहाँ तक सुन रहा है, तो इसका मतलब उसका वो कोर्स भी उसका खत्म हो चुका है ना। और मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है, जितनी खुशी आपको हो रही ना, हो सकता है उससे ज़्यादा मेरे को खुशी हो रही हो, क्योंकि यार बहुत मज़ा आया इसके अंदर। मतलब एक चैलेंज भी था मेरे लिए ना, क्लास 10 के वीडियोस बनाए, 11 के बनाए, अब 12 के। तो 12 में मतलब सबसे हेवी मेरे को यही लगा क्लास 12 वाला, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट्स, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ता है। और वैसे जनरली मैं क्या है कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि जनरली मैं IIT JEE के बैचेस लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना बच्चों को कहता हूँ, और मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपको IIT JEE की तैयारी करनी है ना, तो NCERT के एक एक क्वेश्चन पहले लगा लेना, क्योंकि बहुत तगड़े क्वेश्चन है, स्पेशली प्रोबेबिलिटी, है ना। ये जो चैप्टर हमने किया, इसमें आपको ना बहुत कोई खतरनाक क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये NCERT आती है ना, तो आप बहुत तगड़े, मतलब बहुत बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये बातें थी। और यार कई बार ना ऐसे फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स भी आते थे कि ऐसा लगता था क्या कर रहा हूँ यार मैं। तो फिर क्या होता है यार, ऐसा मतलब अप्स एंड डाउन्स दोनों ही मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ, इधर सामने की तरफ ये ऐसे कमेंट आपके इसमें मतलब लैपटॉप में खुले हुए रखता हूँ,
और फिर देखता रहता हूँ हाँ भाई कौन क्या कमेंट कर रहा है, ऐसे वीडियो बनाता हूँ, बीच में पॉज करता हूँ, देख लेता हूँ। तो इससे ना एक मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि यार कई बार ना वाकई में थोड़ा ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, कई बार ना मतलब वीडियो बना रहा हूँ, बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आधे घंटा का वीडियो बन गया, फिर बाद में दिमाग खराब होता है, फिर बाद में इसको बंद कर देता हूँ, है ना। तो मतलब होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो कमेंट्स आते थे ना, उससे मतलब काफ़ी मेरे को सुकून मिलता था और मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता था कि हाँ यार कुछ करना चाहिए। तो ऐसे करते करते फाइनली क्लास 10 हो गया, क्लास 11 हो गया, क्लास 12 हो गया। अब दोस्तों जैसे मेरा तो यही था, मैं ना प्राइमरी, मेरा जो उद्देश्य था ना, लक्ष्य तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो उद्देश्य था कि 10, 11, 12 के वो वीडियोस में बना के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, एकदम फ्री, नोट्स भी सब कुछ फ्री, वीडियोस भी सब कुछ फ्री ना, वो मेरा एक उद्देश्य तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और आप में से वो लोग जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपनी जो, क्योंकि आपके भी ना यार क्लास 12 का ये कंप्लीट तो हो ही चुका है, इसका मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अब एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, है ना। और आपको अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, क्लास 12 की एग्ज़ाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट। और आपका जो अगला फ्यूचर जो होगा क्लास 12 स्कूल लाइफ के बाद जो होगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा, प्लस यहाँ पे खूब मज़े भी आने वाले हैं आपको कॉलेज लाइफ में। तो दोस्तों आप यहाँ पर ना मेरे साथ जुड़े ज़रूर रहना इस चैनल के थ्रू ही, कभी ना कभी ज़रूर अपना मीटअप होगा, कभी ना कभी हम ज़रूर मिलेंगे। आप बस जुड़े रहना, मतलब भले वीडियोस देखो ना देखो, क्लास 12 के बाद में आप कुछ भी करो भले ही, लेकिन जुड़े जरूर रहना, ठीक है। हो सकता है कभी कुछ ऐसा मन हो जाए कुछ, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, कुछ भी करवा सकता है ना हमसे, तो हो सकता है हम कभी ना कभी मिल ही लें। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अपकमिंग फ्यूचर। अब मिलते हैं हम किसी वीडियो के अंदर, ऐसे ही बातें करते करते और कुछ न कुछ नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।